सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एडुमीनिया के अंतर्गत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 10th का लास्ट और आखिरी अध्याय लेकर आए हैं, जिसका नाम है संस्कृति, और इसके लेखक का नाम है भरदत्त आनंद कोसलियान। पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पाठ का नाम है हमारा संस्कृति, जो निबंध शैली में लिखा है, यानी पूरी तरह से कह सकते हैं एक निबंध है। उसके बाद है इसके लेखक हैं भरदत्त आनंद कोसलियान। इनका जन्म 1905 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1988 में। पाठ को हम विभिन्न प्रकार अंकों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला अंक है हमारा दो शब्द। अब पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पाठ के विषय में बताना चाहूंगी, इस निबंध के विषय में बताना चाहूंगी कि सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि गहराई से हम देखें तो इनके मीनिंग है, इनके अर्थ हैं, वो अलग अलग हैं। हम जितना इनको समझने की कोशिश करते हैं उतना ही हमारे समझ में ये आते रहते हैं। लेकिन यदि हम इनको नहीं समझेंगे तो हमारे लिए यह दोनों गुथे हुए प्रतीत होते हैं। बहुत ही जटिल प्रश्न है यह। अक्सर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, सभ्यता और संस्कृति। कोई भी बात है, कोई ऐसी घटना है, तो हम तुरंत कहते हैं कि यह हमारे कल्चर में नहीं है, यह हमारी संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है, तो हम यह कार्य नहीं करेंगे। यह हमारी सभ्यता नहीं, यानी भारतीयों की सभ्यता कितनी स्वर्णिम थी, कितनी उज्जवल थी। तो सभ्यता और संस्कृति दो शब्द एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन यदि हम गहराई से संबंध इनके बीच में संबंध साबित करें तो दोनों अलग अलग हैं। तो इसी सभ्यता और संस्कृति को हमें गहराई से समझाने के लिए और विशेषकर विद्यार्थियों को इनका ज्ञान देने के लिए भरदत्त आनंद कोसलियान जी ने एक बड़ा ही अच्छा प्रयास किया है। एक बड़ा ही शिक्षाप्रद निबंध आपके सामने प्रस्तुत किया है कक्षा 10th के अंतर्गत, आपकी लास्ट वाला जो अध्याय है। तो चलिए फटाफट हम अपना अध्याय स्टार्ट करते हैं। और पाठ को मुख्यतः रूप से हमने यहाँ पर 13 भागों में बांटा है। तो छोटा सा अध्याय, मुश्किल से एक तरह से यदि हम पढ़ने लगातार नॉन स्टॉप पढ़ते रहें तो मुश्किल से 5 या 7 मिनट में हमारा अध्याय वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन छोटे शब्द में बहुत ही, इस निबंध में बहुत ही गहरा अर्थ छुपा हुआ है। उस इसी अर्थ को, इसी भेद को, इसी रहस्य को आपके सामने उजागर करने का हमने प्रयास किया है, ताकि इजी वे से आप तक आपकी समझ में आ सके। तो सबसे पहला है हमारा दो शब्द। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मुख्यतः रूप से हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, और यही दो शब्द हैं जो सबसे कम समझ में आते हैं। अब आप पूछोगे कि मैडम ये दो शब्द कौन कौन से हैं? वही दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। यानी दो शब्दों का हम अक्सर खुलेआम और लगातार प्रयोग करते रहते हैं कि सभ्यता संस्कृति हमारे कल्चर में नहीं, हमारे चलन में नहीं है, हमारी सभ्यता ऐसी थी, हमारी सभ्यता वैसी थी। यानी बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम समझ में आते हैं ये दो शब्द, सभ्यता और दूसरी तरफ है हमारा संस्कृति। नेक्स्ट है हमारा विशेषण, भौतिक और आध्यात्मिक। यदि हम इन शब्दों को समझने की भी कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा करके, हमें धीरे धीरे करके यह शब्द समझ में आने लगते हैं कि क्या सभ्यता है, क्या संस्कृति है। लेकिन फिर से गड्ढम गड्ढा हो जाता है सब कुछ, फिर से गुथ जाता है एक माला की तरह। फूलों की माला इस प्रकार से गुथ गुथ कर बनती है, ठीक उसी प्रकार से यदि इन दोनों शब्दों के सामने विशेषण का प्रयोग कर दिया जाए तो गड्ढम गड्ढ, यानी हमारी समझ से बाहर चले जाते हैं, बहुत ही जटिल हो जाते हैं। जैसे विशेषण है भौतिक संस्कृति, भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, आध्यात्मिक संस्कृति। अब हमें नहीं समझ में आता है कि क्या भौतिक, हालांकि विशेषण है, विशेषण का प्रयोग कर दिया, होने तो चाहिए इसी दोनों शब्द ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन यदि विशेषणों का हम इन दोनों शब्दों के सामने प्रयोग करते हैं तो हमारी पहुंच से बहुत दूर चले जाते हैं, यानी सरल से जटिलता की तरफ क्या है ये चले जाते हैं। कौन से शब्द? सभ्यता और संस्कृति। नेक्स्ट है हमारा दोनों के मध्य अंतर। अब सभ्यता और संस्कृति का जिक्र मैंने आपके सामने किया है। आपको
पाठ की जो शुरुआत है वो बड़े ही अच्छे, बड़े ही रोचक ढंग से की है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या है, आपको बहुत इजी लगा होगा कि मैडम संस्कृति के बारे में पढ़ाने जा रही है, चलो फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। क्या होता है संस्कृति? रहन सहन, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब संस्कृति है। लेकिन बेटा, क्या आपने कभी महसूस किया है, क्या आपने कभी नोट किया है कि इन दोनों शब्दों के मध्य कितना अंतर है? चलिए हम अपने तरीके से, हम अपने प्रयास से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, और बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इन दो छोटे छोटे शब्दों के मध्य क्या अंतर है। तो देखते हैं, दोनों के मध्य बहुत सारा अंतर है। किसके मध्य? सभ्यता और संस्कृति। कल्पना कीजिए, दो उदाहरण आपके सामने आपकी बुक में दिए गए हैं। सबसे पहले है हमारा आग का आविष्कार। सबको पता है कि आग का आविष्कार किसने किया था? आदि मानव ने। उदाहरण भी आपका दिया गया है कि एक बार आदि मानव एक तरह से खाली बैठा बैठा दो चकमक के पत्थरों को आपस में टकरा रहा था, और पास ही क्या है, सूखे तिनकों का एक तरह से घास क्या है वो पड़ी हुई थी, पूरा विशाल ढेर। पहले कपड़े नहीं पहनता था, तो सर्दी गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए उस घास को क्या है अपनी गुफा के सामने, जिस पत्थर की बनी हुई गुफा में वो रहता था, उसको कवर करने की कोशिश करता था, उसको अपने ऊपर बिछा लेता था, ओढ़ लेता था, एक तरह से नीचे बिछा लेता था और ऊपर क्या है ओढ़ लेता था, जिससे वह सर्दी से बच जाता था। और दूसरा जंगली जानवर क्या है, वो मनुष्य को न देखकर उसके आसपास से घूमकर चले भी जाते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि कल्पना, और वही उदाहरण फिर से आपके सामने मैं रखना चाहूंगी कि आदि मानव बैठा हुआ खाली, और चकमक के दो पत्थर, उसको नहीं पता था ये पत्थर कैसे है, चकमक के बाद में इनको नाम दिया गया। तो उन दोनों पत्थरों को एक दूसरे को मार रहा था, रगड़ रहा था, तो अचानक से उनके बीच में से एक चिंगारी निकली, और पास क्या है वो जो तिनकों का ढेर पड़ा हुआ था उसमें जाकर लग गई, और बहुत ही एक तरह से गहरी और बहुत ही विशाल क्या है अग्नि भड़क गई। अग्नि की ज्वालाएं बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। आदि मानव बेचारा डर गया, उसने सोचा पता नहीं क्या हुआ, और डर के मारे अपनी गुफा में जाकर छुप गया। उसने अपने खाने पीने का प्रबंध भी कर रखा था वहां पास ही, और क्या हुआ कि मांस का एक टुकड़ा उस अग्नि में गिर गया। जैसे ही आग बुझी, तो आग बुझने के बाद उसको भूख लगी, डर के मारे क्या डर गया था गुफा में लेकिन आग बुझने के बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो गुफा से बाहर निकला, और भूख लगी थी तो वह मांस का टुकड़ा क्या है उसने उठाया। हालांकि गर्म था, थोड़े बहुत हाथ भी जले उसके, लेकिन फिर भी क्या भूख लगी हुई थी, और उसने खाना शुरू कर दिया। तो बड़ा मजा आया उसको, बड़ा ही टेस्टी लगा उसको वह खाना, और धीरे धीरे करके आदि मानव सीख गया कि इस तरह से हम कच्चे मांस की बजाय पकाकर मांस खाना शुरू करेंगे तो जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाएगा, और सबसे पहला उसको बड़ा ही स्वाद आया था। डाइजेस्ट तो बाद की बात है, पहले बहुत स्वाद आया था। धीरे धीरे करके वह सीखता चला गया, और क्या किया, जब भयंकर जंगली जानवरों से बचने के लिए अपनी गुफा के बाहर वो आराम से आग जला देता, और सर्दी से भी उसकी सुरक्षा हो जाती, और जंगली जानवरों से भी क्या है वो बच जाता था। दूसरा है हमारा सुई धागे का आविष्कार। सुई धागे का आविष्कार, एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको पीछे से घिसाया गया। जैसे ये क्या है, एक लोहे का टुकड़ा है, और इसको हम किसी नुकीली चीज से या किसी खुरदरी चीज से इसको ऐसे घिस देते हैं। लोहे का टुकड़ा क्या है वो घिस जाता है, और घिसने के बाद क्या है बिल्कुल पतला सा रह जाता है, तो हम आसानी से उसमें सुराख कर सकते हैं, एक छेद कर सकते हैं। तो उस लोहे के टुकड़े में से छेद किया गया, और धागे का आविष्कार पहले ही हो चुका था। धागे को उसमें पिरोया, और धीरे धीरे करके क्या है वो कपड़े सीने शुरू कर दिए। तो कपड़ों को एक वस्त्र, छोटा सा वस्त्र जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, इस तरह से क्या किया आदि मानव कपड़े ने, सुई धागे के आविष्कार से आदि मानव कपड़े सीकर पहनने लगा। और आप न जाने कितने सारे ऐसे डिजाइनर कपड़े बनते हैं। तो सोचो, इसी छोटी सी कल्पना से सिद्ध कीजिए कि जिन्होंने आग का आविष्कार किया, जिन्होंने सुई धागे का आविष्कार किया, तो ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं हमारे लिए संस्कृत व्यक्ति, जिनकी बुद्धि काम करती रहती है, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते, और क्या करते हैं वो कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ सोच करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। तो पाठ में यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि जो
व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को खोजते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं। अब चीजों को खोजने वाले व्यक्ति संस्कृत कहलाएंगे। मैं यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगी, जो वस्तुओं की खोज करते हैं, वस्तुओं की खोज करने वाले व्यक्ति क्या कहलाएंगे? संस्कृत व्यक्ति। क्या कहलाएंगे? संस्कृत व्यक्ति। ये एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि संस्कृत व्यक्ति क्या होते हैं। संस्कृत व्यक्ति वह होते हैं जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरत की चीजों को खोजते रहते हैं, फिर उनमें सुधार करते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं। और सभ्य व्यक्ति वह व्यक्ति कहलाते हैं जो किसी के द्वारा यानी अपने पूर्वजों के द्वारा खोजी गई वस्तुओं का उपयोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उपयोग करने तक सीमित रह जाते हैं, तो वह हमारी सभ्यता कहलाती है। यानी खोजी, जैसे इस मार्कर का प्रयोग क्या है, वो पहले लिखने के लिए या जिस भी तरह से किया होगा, तो इस मार्कर को खोजने वाला क्या कहलाएगा? संस्कृत व्यक्ति। और इसमें सुधार, इस मार्कर का हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते रहेंगे तो हम कहलाएंगे सभ्य व्यक्ति, सभ्यता के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन यदि हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कि ये मार्कर हमें अच्छा नहीं लगा और हम इसमें प्रयोग करेंगे, इसकी लिखाई को सुधारने के लिए, इसकी जो एक तरह से कह सकते हैं इसकी निब है, उसमें कुछ लिखाई को सुधारने के लिए निब क्या है, उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे। इंक है वो और गहरी और कम, जिस भी तरह से हमें जरूरत है उसमें यदि हम मार्कर में सुधार कर सकेंगे तो हम भी संस्कृत व्यक्ति कहलाना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसे ही प्रयोग करते रहे तो हम सभ्य व्यक्ति कहलाएंगे। तो ये है हमारा अंतर है कि जो वस्तुओं की खोज करते हैं वो संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं, और जो वस्तुओं की खोज को एज इट इज उन खोज का फायदा अपने ऐशो आराम के लिए, अपने फायदे के लिए करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सभ्य कहलाएंगे, यानी सभ्यता के अंतर्गत आ जाते हैं। अपने पूर्वजों द्वारा खोजी गई वस्तुओं का प्रयोग जब अपनी भलाई के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कल्पना कीजिए वाला पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस किया ही है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है आवश्यकता और प्रेरणा। आपने अनुभव किया होगा कि इन वस्तुओं की आवश्यकता, इन चीजों की आवश्यकता हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। जैसे आग का आविष्कार तो कहते हैं कि अचानक से हो गया था, लेकिन फिर वो क्या बन गई? हमारी आवश्यकता बन गई। अब हर घर में क्या है? गैस चूल्हे का प्रयोग किया जाता है, यानी आग का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? रोटियां बनाने के लिए, सर्दी से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, रोशनी के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आग का आविष्कार किया जाने अनजाने जैसे भी हुआ, लेकिन हमारी आवश्यकता बनी, हमने उसमें सुधार किया। पहले लकड़ियों से आग जलाकर क्या है, मिट्टी का चूल्हा बनाकर रोटियां बनाई जाती थी। धीरे धीरे करके क्या है, हम संस्कृत व्यक्ति बनते चले गए और गैस चूल्हे का प्रयोग, एलपीजी गैस का प्रयोग हमने उसकी खोज की और उसका प्रयोग हम धड़ल्ले से अब हर घर में करते। तो ये हमारी आवश्यकता है। दूसरा है प्रेरणा। आवश्यकता हो गया, नेक्स्ट है प्रेरणा। प्रेरणा मिलती है हमें नित्य नई नई खोजें करने की। आवश्यकता है, उसके पीछे हमारी प्रेरणा काम करेगी, हमारा फोर्स काम करेगा। नेक्स्ट है शक्ति। यदि हम हमारे अंदर है, यदि हमारे अंदर शक्ति है तो हमें प्रेरणा भी मिलेगी, हमारी आवश्यकता भी है और हमें फोर्स भी दिया जाएगा ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, हम उसमें परिवर्तन कर सकें। किसमें? जो चीजें हमारे पूर्वजों द्वारा खोजी गई है हम उसमें परिवर्तन कर सकें और परिवर्तित की गई वस्तुओं का इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकें। तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत है? आवश्यकता है, नंबर 2 प्रेरणा है, और नंबर 3 इन दोनों के बीच में क्या है? हमारी शक्ति काम करती है, ताकत काम करती है, बल मिलता है हमें। नेक्स्ट है हमारा दूसरों के लिए आविष्कृत वस्तु। अब बात वही आती है, संस्कृत व्यक्ति वस्तुओं की खोज करता रहता है। क्यों करता है? ताकि दूसरों की भलाई हो सके, आने वाली पीढ़ी को हम कुछ देकर जा सके।
जैसे पहले क्या है, एक तरह से हमें गर्मी लगती थी तो हम हाथ से बने हुए पंखे का इस्तेमाल करते थे। तो हमारे जो संस्कृत व्यक्ति हैं उन्होंने गर्मी से निजात दिलाने के लिए क्या किया, बिजली का आविष्कार हो चुका था, गर्मी से निजात दिलाने के लिए उन्होंने पंखे का आविष्कार कर दिया और अब हमें हाथ से पंखा हिलाने की जरूरत नहीं है। बिजली है, बटन दबाइए, इन्वर्टर है, बटन दबाइए तो तुरंत हम गर्मी से निजात पा सकते हैं और आराम से विद्यार्थी क्या है अपने रूम में बैठकर स्टडी कर सकते हैं। ज्यादा आवश्यकता महसूस हुई कि पंखा तो क्या है वो कम ठंडक प्रदान करता है तो एसी का आविष्कार किया। सबसे पहले रेडियो का आविष्कार किया गया था, किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। रेडियो क्या है घर घर में प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन वो तो श्रव्य साधन था, सिर्फ हम उनसे सुन सकते थे। अब हमें जरूरत पड़ी देखने की तो टीवी का आविष्कार हुआ। तो टीवी से हमें रंग बिरंगे चित्र, पहले ब्लैक एंड व्हाइट थे, धीरे धीरे करके उसमें सुधार किया गया तो रंगीन चित्र के रूप में हमारे सामने आने लगा। बड़े खुश हुए हम। और उसके बाद तो न जाने कितने सारे आविष्कार हुए, एलसीडी, एलईडी और भी बहुत सारे क्या है आने वाले समय परिवर्तनशील है और इसमें बहुत सारी खोजें क्या है वो की जाने वाली है। और छोटे बड़े बुजुर्ग क्या है वो अपने मनपसंद कार्यक्रमों को देखकर बड़े खुश होते हैं। और छोटे बच्चे तो छोटा भीम है और क्या है बहुत सारे टॉम एंड जेरी है, उसको देख के बड़े खुश होते हैं, बड़ा मनोरंजन होता है। तो जिन व्यक्तियों ने इसका आविष्कार किया, किसके लिए, दूसरों की भलाई के लिए, तो ऐसे व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि एवं विवेक। अपनी बुद्धि और अपनी विवेक से हम अपनी समझ से, बुद्धि दिमाग विवेक सोच समझ, अपनी समझ से अपनी बुद्धि से यदि हम इन वस्तुओं का प्रयोग अपनी भलाई के लिए करते हैं तो हम अच्छे व्यक्ति कहलाते हैं, हम सभ्य व्यक्ति कहलाएंगे। लेकिन यदि इनकी द्वारा यानी हमारे जो खोज करता है उनके द्वारा की गई वस्तुओं का प्रयोग हम दूसरों के विनाश के लिए करते हैं। जैसे विज्ञान ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं हथियारों के, रॉकेट है, लॉन्चर है, बंदूक है, बम है, गोले हैं और मिसाइल्स हैं। यदि हम इनका प्रयोग किसी अच्छे कार्य के लिए करते हैं तो हम सभ्य कहलाएंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि मानव जाति के संहार के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं तो हम असभ्य कहलाएंगे, असंस्कृत व्यक्ति कहलाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात इस पाठ में यहाँ पर उभर कर, इसने मन में उभर कर आई है कि कौन से सभ्य है और कौन से असभ्य व्यक्ति। नेक्स्ट है वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कि वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन होते हैं। वही होते हैं कौन जो दूसरों की भलाई के लिए नित्य नई नई खोजें, नित्य नई नई परिवर्तन क्या है वो करते रहते हैं। वही वास्तव में संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं। और कौन से व्यक्ति कहलाते हैं, जो दूसरों के द्वारा खोजी गई वस्तुओं का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई के लिए करते हैं, वही व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल। अब एक छोटा सा बच्चा, इसके पीछे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही रोचक कहानी है कि एक बार न्यूटन नाम का व्यक्ति क्या है वो पढ़ने के लिए अंदर के वातावरण से उबकर पढ़ने के लिए प्रकृति की गोद में जाकर बैठना पसंद करता था। और अचानक से क्या हुआ कि उसका मन अंदर नहीं लगा, उठकर अपनी बुक लेकर बाहर आया और एक सेब के पेड़ के नीचे क्या है वो बैठ गया और बैठकर आराम से क्या है वो स्टडी करने लगा, लिखने लगा, पढ़ने लगा। तो अचानक से एक सेब क्या है वो पेड़ से गिरा और धड़ से उसके सिर पर लगा। तो न्यूटन ने देखा कि ऐसा क्या कारण है, सोचा समझा, बहुत देर तक देखता रहा कि ऐसा क्या कारण है कि जो टूटा हुआ सेब मेरे सिर में लगा यानी नीचे ही गिरा। यदि मैं इस पेड़ के नीचे नहीं बैठता तो जाहिर सी बात है जमीन पर गिरता। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, एक क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या है उसके दिमाग में उत्पन्न हो गया। चैन नहीं मिला उसको। हालांकि उसने उस समय तो उठाकर उसको खा लिया, 2-4 दिन बाद फिर बैठा, फिर से वही प्रक्रिया हुई। तो धीरे धीरे करके उसकी बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया कि ऐसा क्या कारण है। और यहां से शुरू हुई फिर गुरुत्वाकर्षण की खोज। यानी पृथ्वी की यह एक नियम बन गया, एक लॉ एक तरह से लिखा गया है कि धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है।
जो वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है। हालांकि एक आम बात थी, बड़ी ही थी, लेकिन आज न जाने गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग कितने सारी खोजों में किया जाता है, कितने सारे प्रयोगों में किया जा रहा है। तो न्यूटन क्या है, वो संस्कृत व्यक्ति था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बल की खोज की, और देखो हम किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं, सुधार करते आ रहे हैं। तो न्यूटन वास्तव में संस्कृत व्यक्ति थे। नेक्स्ट है भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा और माता पिता का वात्सल्य। भौतिक प्रेरणा जब हमें मिलती है, हमारी इच्छा होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसका उदाहरण दिया गया माता पिता और वास्तव में माँ के लाड प्यार से। एक बीमार बच्चे को लेकर माँ सारी रात बड़े प्रेम से, बड़े वात्सल्य से गोद में लेकर बच्चे को बैठी रहती है। इसके पीछे उसकी प्रेरणा काम करती है, उसकी ज्ञानेप्सा काम करती है, उसकी प्रेरणा है। क्या प्रेरणा है? कि जल्दी से जल्दी मेरा बेटा ठीक हो जाए। यदि मैं इसको चुप नहीं कराऊंगी, अपनी गोद में नहीं लूंगी, तो क्या हो जाएगा? बच्चा बेचैन हो जाएगा और रोना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही माँ रोते हुए बच्चे को अपनी छाती से लगाती है और बड़े प्रेम से उसको सहलाती है, पुचकारती है, तो बच्चे को एक तरह से आंतरिक शांति मिलती है, वात्सल्य अनुभव कर सकता है, वो रिलीफ मिलता है, उसको राहत मिलती है, और धीरे धीरे करके बच्चा अपनी बीमारी से कवर होता चला जाता है, बीमारी से मुक्त हो जाता है, और फिर से वही प्यार, प्रेम, वात्सल्य, स्नेह बच्चे के और माता के मध्य क्या वो स्थापित हो जाता है। तो प्रेरणा और ज्ञानेप्सा इसके पीछे काम करती है। किसका? माता पिता का अपने बच्चे के लिए प्रेम, और बच्चे का अपने माता पिता के लिए जो प्रेम होता है। नेक्स्ट है हमारा लेनिन, कार्ल मार्क्स और सिद्धार्थ। रूस का भाग्य विधाता कौन? लेनिन। इतिहास में आप पढ़ते हो कि रूस के भाग्य विधाता के रूप में किसको जाना जाता है? लेनिन को। और जो मजदूरों का एक तरह से सबसे बड़े, एक तरह से उद्धारकर्ता, सेवक के रूप में जाना जाता है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने मजदूरों की बुरी अवस्था को देखकर बहुत सारे ऐसे प्रयास किए और कानून बनवाए कि मजदूरों की हालात को सुधारा जा सके। लेनिन है, उसकी प्रेरणा काम करती है, उसका स्नेह, उसका वात्सल्य काम करता है कि किसी तरह से रूखी सूखी डबल रोटी उसको मिल जाती है, लेकिन उस रूखी सूखी डबल रोटी का प्रयोग खुद ने करके, खुद ने खाकर दूसरों को खिला देता है। इसी तरह से माता भी है, खुद भूखी रह जाती है, लेकिन अपने बच्चे का पेट क्या है वो किसी न किसी तरह से भर देती है। तो यह क्या है? वात्सल्य है, प्रेम है, प्रेरणा है, जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा सिद्धार्थ। सोचो, अगर सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध ने दूसरों की भलाई के लिए अपने शरीर को कष्ट ने दिया होता, यानी ग्रह का त्याग ने किया होता, हालांकि सब कुछ था, सुख, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, एक तरह से राजा थे, राजा के पुत्र थे, राजकुमार कहलाते थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन राजकाज, मोह, माया कभी भी इनको अपने बंधन में न बांध सका। क्या करते थे? सिर्फ दूसरों के भलाई के लिए सोचते थे। इसका उदाहरण भी आपको दिया होगा कि इसके जो भाई थे, उन्होंने एक तरह से तीर के प्रहार से एक जो बत्तख थी उस समय बहुत बड़ी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी, उसको घायल कर दिया। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी देखभाल की, और देखभाल करते हुए पक्षी का और सिद्धार्थ का बहुत गहरा प्रेम हुआ। राज्यसभा में उन दोनों के भाइयों के मध्य क्लेश हो गया। वो कहता है ये फाख्ता मेरी है, दूसरा कहता है मेरी है। तो निर्णय कर दिया, राजा के सामने राज दरबार में पहुंच गया यह क्लेश। तो राजा भी ऐसा मुजस्स में पड़ गए कि क्या निर्णय है। तो राजा ने कहा कि चलो बत्तख को बीच में रख दो, इस फाख्ता को बीच में रख दो, और जिसके पास भी यह जाएगी उसी की हो जाएगी। तो बत्तख ने धीरे धीरे करके बत्तख सिद्धार्थ के पास चली गई, महात्मा बुद्ध के पास चली गई, और निर्णय हो गया कि यह किसके है? सिद्धार्थ की। तो सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध यदि अपना ग्रह न छोड़ते, सिर्फ अपना सुख देखते, दूसरों की भलाई न देखते, कोई प्रेरणा, कोई शक्ति इनके पीछे काम न करती, तो आज जो हमारा है बौद्ध धर्म,
बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ पर समाज में इसको नहीं जाना जाता। बौद्ध धर्म के नियम हैं, उनके द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ हैं, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए जो संदेश हैं, वह कभी भी लोगों की प्रेरणा शक्ति का काम नहीं कर सकते थे। न तो बौद्ध धर्म स्थापित होता और न ही बौद्ध धर्म के अनुयायी जो लाखों करोड़ों की संख्या में है देश में, कभी नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा सभ्यता संस्कृति का ही परिणाम। कह सकते हैं कि जो सभ्यता है वह संस्कृति का ही परिणाम है। यानी संस्कृति वह व्यक्ति है जो नई नई खोजों का आविष्कार करते हैं, उनका प्रयोग हम करते हैं। तो जो संस्कृति और सभ्यता क्या है, वो सभ्यता संस्कृति का ही परिणाम है। यानी हमारे पूर्वजों द्वारा खोजी गई वस्तुओं का प्रयोग हम करते हैं तो वो सभ्यता कहलाती है। और यदि इनमें हम सुधार करते हैं इन वस्तुओं में तो हम संस्कृत व्यक्ति ही कहलाते हैं। यानी कहा गया है कि सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, विस्तार है। नेक्स्ट है हमारा अविभाज्य संस्कृति। अब भदत आनंद कोसलियान एक क्वेश्चंस पूछते हैं और समझाते हुए उसका उत्तर भी देते हैं और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो संस्कृति को विभाजित करते हैं, बांट देते हैं उसे। वास्तव में संस्कृत को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। यह तो वास्तव में अविभाज्य है। हम किसी भी तरह से संस्कृति को नहीं बांट सकते, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारक हैं जो कार्य करते रहते हैं। सबसे पहला हमारा आवश्यकता है, प्रेरणा है, और उसके पीछे शक्ति है। और बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे क्या है, बार बार कल्पना के द्वारा भी आपको सिद्ध करने का प्रयास किया है कि संस्कृत अविभाज्य वस्तु नहीं है, हम इसे बांट नहीं सकते। एक तरह से अविभाज्य है ये, इसको नहीं बांट सकते हम पूरी तरह से। तो यहाँ पर भदत आनंद कोसलियान जी ने बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही रोचक निबंध लिखा है और समझाने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिन वस्तुओं की खोज हम दूसरों की भलाई के लिए करते हैं वह संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं। जैसे न्यूटन है, लेनिन है, कार्ल मार्क्स है, महात्मा बुद्ध है, और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए संघर्ष किए, वो भी बहुत अच्छे, बहुत ही सभ्य संस्कृत व्यक्ति कहलाते हैं। और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता की बेड़ियों से मुक्त हैं। तो हम कैसा स्वतंत्र, कैसा अच्छा, कैसा एक तरह से बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। तो बहुत सारी प्रेरणाएं इसके पीछे काम करती हैं। आपको अलग अलग प्रकार से समझाने की कोशिश की है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। तो दोबारा से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दो शब्द हैं, सभ्यता संस्कृति, जो हमें बहुत कम समझ में आते हैं। दूसरा है विशेषणों का प्रयोग करते हैं तो और भी जटिल बन जाते हैं। नेक्स्ट है दोनों के मध्य अंतर है, कल्पना के आधार पर स्पष्ट किया है। आग का आविष्कार है, सुई धागे का आविष्कार है। नेक्स्ट है प्रेरणा काम करती है, आवश्यकता करती है, और इसके साथ साथ शक्ति भी काम करती है। शक्ति क्या है, जब हमारे होती है, यानी बल मिलता है हमें, जैसे फुटबॉल है पड़ी हुई है, हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, प्रेरणा मिलती है कि चलो इसे मार देते हैं ताकि आगे चली जाए, और हम क्या है अपनी एक तरह से उसको किक करते हैं और फुटबॉल एक तरह से क्या है आगे चली जाती है। तो ये शक्ति है हमारी। नेक्स्ट है दूसरों के लिए आविष्कृत वस्तु, जो दूसरों के लिए खोजी गई है। बुद्धि और विवेक से हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं कल्याण के लिए। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल है। भौतिक प्रेरणा है, ज्ञान इप्सा है, माता पिता के उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट किया गया है। लेनिन है, कार्ल मार्क्स है, और महात्मा बुद्ध है, जिन्होंने अपनी भलाई न देखते हुए सदैव दूसरों की भलाई के लिए अपना संपूर्ण जीवन निछावर कर दिया। नेक्स्ट है सभ्यता संस्कृति का ही परिणाम है। उसके बाद है अविभाज्य संस्कृति, नहीं बांट सकते हम अपनी संस्कृति को। तो ये हमारा बड़ा ही रोचक निबंध था। तो नेक्स्ट वाली ये हमारी बुक है, क्या नाम है, एक्सरसाइज भाग 2, इधर ही समाप्त होती है। इसके बाद है जो दूसरे वाली सेकंड वाली बुक है, जल्दी ही आपके सामने एक वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के